भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 33 यह प्रावधान करती है कि किसी साक्ष्य में कथित तथ्यों की सत्यता को पश्चातवर्ती कार्यवाही में साबित करने के लिए उस साक्ष्य की सुसंगति, वह साक्ष्य जो किसी साक्षी ने किसी न्यायिक कार्यवाही में या विधि द्वारा उसे लेने के लिए प्राधिकृत किसी व्यक्ति के समक्ष दिया है, उन तथ्यों की सत्यता को जो उस साक्ष्य में कथित है, किसी पश्चातवर्ती न्यायिक कार्यवाही में या उसी न्यायिक कार्यवाही के आगामी प्रक्रम में साबित करने के प्रयोजन के लिए तब सुसंगत है जबकि वह साक्षी मर गया है या मिल नहीं सकता, या वह साक्ष्य देने के लिए असमर्थ है, या प्रतिपक्षी द्वारा उसे पहुंच के बाहर कर दिया गया है, अथवा यदि उसकी उपस्थिति इतने विलंब या व्यय के बिना जितना कि मामले की परिस्थितियों में न्यायालय अयुक्तियुक्त समझता है अभी प्राप्त नहीं की जा सकती। तो सेक्शन 33 जो है ये प्रावधान करता है कि यदि किसी साक्षी का कोई कथन पहले किसी मामले में किया गया था और वह कथन अभी न्यायालय के समक्ष लंबित कार्यवाही में सुसंगत है, तो कह रहा कि ऐसा पूर्व में किया गया कथन किसी अन्य कार्यवाही में भी सुसंगत हो सकता है, किसी अन्य कार्यवाही में भी दिया जा सकता है यदि ऐसा साक्षी आज न्यायालय नहीं आ सकता। क्यों नहीं आ सकता? तो कह रहा है कि या तो उसकी मृत्यु हो गई है, मर गया है, या मिल नहीं सकता, या वह साक्ष्य देने के लिए असमर्थ हो गया है, या प्रतिपक्षी के द्वारा अर्थात विरोधी पक्षकार के द्वारा उसे पहुंच के बाहर कर दिया गया है, या यदि उसकी उपस्थिति होती भी है तो इतने विलंब और व्यय के बिना जो है तो उसकी उपस्थिति नहीं हो सकती जिसे न्यायालय जो है तो अयुक्तियुक्त समझता है। तो ऐसी परिस्थितियों में किसी साक्षी के द्वारा पहले दिया गया साक्ष्य किसी न्यायिक कार्यवाही में विचारण में न्यायालय के समक्ष या अन्य किसी ऐसे प्राधिकारी के समक्ष जिसे साक्ष्य लेने के लिए विधि द्वारा प्राधिकृत किया गया हो, साक्षी के द्वारा ऐसा साक्ष्य पहले दिया जा चुका है, ऐसा कथन पहले जो है तो न्यायालय के समक्ष किया जा चुका है, तो वह साक्ष्य ऐसी पश्चातवर्ती किसी न्यायिक कार्यवाही में सुसंगत हो सकेगा। लेकिन ऐसा कब होगा? तो उसके लिए कुछ परिस्थितियां सेक्शन 33 के द्वारा निर्धारित की गई है। क्या कह रहा है? वह तब जबकि वह कार्यवाही उन्हीं पक्षकारों के उनके हित प्रतिनिधियों के बीच में थी। ऐसा जो है साक्ष्य पश्चातवर्ती कार्यवाही में या पश्चातवर्ती जो है तो कहना चाहिए कि न्यायिक कार्यवाही में तब सुसंगत होगी जबकि ये अगला वाद या दूसरा वाद उन्हीं पक्षकारों के बीच में हो, या उन पक्षकारों के हित प्रतिनिधियों के बीच में हो।
यदि किसी अन्य पक्षकारों के मध्य कोई विवाद है तो वहां पर उस साक्षी के द्वारा पूर्व में किया गया कथन सुसंगत नहीं होगा। पूर्व में दिया गया साक्ष्य तभी सुसंगत होगा जबकि कार्यवाही उन्हीं पक्षकारों के मध्य पुनः संचालित हो रही हो या उन पक्षकारों के हित प्रतिनिधियों के मध्य हो रही हो। तो उन्हीं पक्षकारों के बीच में या उनके हित प्रतिनिधियों के बीच में ही ऐसा दूसरा वाद होना चाहिए। दूसरा, जो पहली कार्रवाई हुई थी, जो प्रथम कार्रवाई हुई थी, जिसमें ऐसे साक्षी के द्वारा साक्ष्य दिया गया था, कथन किया गया था, तो वहां पर उस प्रथम कार्यवाही में प्रतिपक्षी को प्रति परीक्षा का अधिकार और अवसर था। वहां पर जो है क्रॉस एग्जामिनेशन का अधिकार, प्रति परीक्षा का अधिकार ऐसे दूसरे पक्षकार को दिया गया था। यदि प्रथम कार्यवाही में साक्षी ने साक्ष्य तो दिया था, लेकिन यदि क्रॉस एग्जामिनेशन का अधिकार नहीं दिया गया था, प्रतिपक्षी को प्रति परीक्षा करने का अधिकार नहीं दिया गया था, तो ऐसा साक्ष्य ऐसी कार्रवाई में सुसंगत नहीं होगा, है ना। तो प्रतिपक्षी को प्रति परीक्षा का अधिकार और अवसर मिला होना चाहिए पूर्व कार्रवाई में, प्रथम कार्रवाई में। यद्यपि प्रतिपक्षी ने उस अधिकार का प्रयोग किया या नहीं किया, प्रति परीक्षा की या नहीं की, ये महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण क्या है कि ऐसे प्रतिपक्षी को ऐसा अवसर मिला था, अधिकार मिला था, ठीक। और तीसरी चीज क्या कह रहा है कि विवादक जो प्रश्न है ना, इस पश्चातवर्ती कार्रवाई में जो विवादक प्रश्न है, वह विवादक प्रश्न प्रथम कार्रवाई में भी सारता वही थे जो कि इस द्वितीय कार्रवाई में है ना। विवादक प्रश्न सारता इस द्वितीय कार्रवाई में भी वही है जो कि पिछली कार्रवाई में या प्रथम कार्रवाई में। तो ऐसी स्थिति में पहले साक्षी के द्वारा किए गए कथन या साक्ष्य सुसंगत होंगे, उनका न्यायालय में यह तो उपयोग किया जा सकता है यदि ऐसा साक्षी मर गया है, मिल नहीं सकता है, असमर्थ हो गया है, या प्रतिपक्षी के द्वारा उसे पहुंच से बाहर कर दिया गया है, या इतने विलंब या व्यय के बिना वह उपस्थित नहीं हो सकता, जिसे न्यायालय अयुक्तियुक्त समझता है ना। आगे स्पष्टीकरण में कह रहा है कि दांडिक विचारण या जांच इस धारा के अर्थ के अंतर्गत अभियोजक और अभियुक्त के बीच कार्यवाही समझी जाएगी। क्योंकि यहाँ पर कार्यवाही शब्द का प्रयोग किया है ना, तो यहाँ हम ये ना समझें कि ये केवल सिविल के लिए, बल्कि सिविल और क्रिमिनल दोनों के लिए। इसीलिए स्पष्टीकरण में लिख दिया कि यदि मामला दांडिक जो है तो मामला है ना, दांडिक विचारण या जांच है, तो वहाँ पर अभियोजन और जो है तो कहना चाहिए अभियुक्त है ना, अभियोजक अर्थात पीड़ित और जो है तो अभियुक्त है ना, अपराधी तो नहीं है, अपराधी तो जब दोष सिद्ध हो जाएगा तब अपन उसको कहेंगे। तो अभियोजक और अभियुक्त इनके बीच में जो है तो कार्रवाई है, ऐसा जो है तो माना जाएगा, ऐसा जो है तो समझा जाएगा, ठीक। तो इसको हमें जो है तो ध्यान रखना।